साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, पीओएसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अब करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हो रहा है। आपसे हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी पूछी जाती है, डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उस प्रश्न के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी पता होगी। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपनी करंट अफेयर्स की डेली क्लास लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज के सेशंस में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन रैंडमली आपसे कल वाले पूछे जाएंगे जो हमने आपको कल कराए थे, और आपको अपने आप को जज करना है कि आपको वो क्वेश्चन कल वाले याद है कि नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उन्हीं को हम रिवीजन में लेकर के आते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद टुडे करंट अफेयर अपनी स्टार्ट हो जाएगी। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की करंट अफेयर के आपसे पूछे जाएंगे, और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, फोटो दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएं। उसके बाद एमपी करंट अफेयर अपना आ जाएगा। मध्य प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं करंट अफेयर के रूप में, वो आपको बताएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो आपकी सभी परीक्षाओं में आता है, और जरूर से जरूर कम से कम 7 से 8 प्रश्न स्टैटिक जीके के देखने को मिलते हैं, कोई भी आपका एग्जाम हो। ठीक है, तो स्टैटिक जीके को भी हम यहाँ पर कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि जिन लोगों ने आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है उनका होमवर्क विद स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और उसके बाद कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन वाले प्रश्नों से। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, 9 मई 2021 को किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? कामिरीटा, अली सतपारा, निर्मल पुरजा या फिर नवांग शेरपा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कामिरीटा ने यहाँ पर 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और ये कामिरीटा की आपको फोटो भी दिखाई दे रही है, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी कल वाली वीडियो में हमने आपको बता ही दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, फार्मूला 1 में किसने मई 2021 में स्पेनिश ग्रां प्री में जीत दर्ज की है? मैक वेरस्टेन, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी वोल्टास, सेबेस्टियन वेट्टल? चलिए आंसर देख लेते हैं। ये भी स्पोर्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आंसर, सही आंसर है बी, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने यहाँ पर फार्मूला 1 में 2021 की स्पेनिश ग्रां प्री को जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? अभी ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं, इस वजह से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। नरेंद्र सिंह तोमर, रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी या फिर अमित शाह? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं वो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, और ये चर्चा में क्यों रहे ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो यहाँ से अपनी टुडे यानी 12 मई की करंट अफेयर स्टार्ट हो रही है। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास का। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, अप्रैल माह के आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? भुवनेश्वर कुमार, बाबर आजम, ऋषभ पंत या फिर आर अश्विन? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बाबर आजम को अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ डिटेल में आपको जानकारी दे लेते हैं। देखिए, तो देखिए, तो आईसीसी के द्वारा पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को अप्रैल माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। ठीक है, तो अपन शुरुआत से देख लेते हैं, जनवरी से अभी तक किस किस को प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिल चुका है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखिए, तो जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत को दिया गया था, भारत से हैं। फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ आर अश्विन को दिया गया था, ये भी भारत से हैं। और मार्च का प्लेयर ऑफ द मंथ भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था, ये भी भारत से है। तो शुरुआती जो 3 प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब हैं वो भारतीयों को मिल चुके हैं, और जो चौथा है यानी अप्रैल वाला, वो आईसीसी के द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम को दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, बाकी आईसीसी के बारे में तो कई बार हमने रिवीजन करा दिया आपको, तो याद ही होगा, प्रश्न भी हमने आपसे पूछा था। तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। ठीक है, मनु साहनी इसमें वर्तमान में सीईओ हैं। उसके बाद दुबई में इसका मुख्यालय है, और जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज बर्कले जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं, और न्यूजीलैंड के वो निवासी हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी बार बार हमने आपको रिवाइज कराया है, तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो गई होंगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई, 12 मई, 10 मई या फिर 8 मई? चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आइए देखते हैं। तो विश्व प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारतीयों की उपलब्धियों का जश्न का दिन है। ठीक है, क्यों? तो देखिए 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में ऑपरेशन शक्ति के नाम से 3 सफल परमाणु परीक्षण जो किए थे। आपने एक मूवी भी देखी होगी, परमाणु मूवी आई हुई है, उसमें इन जो है इसके बारे में पूरा बताया गया है 1998 में कैसे कैसे भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए थे। ठीक है, तो उसी दिन को याद करते हुए ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए थीम, तो एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये जो है वर्ष 2021 की थीम है, तो थीम भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में ट्विटर ने कोविड राहत कार्यों के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर दान में दिए हैं? ऑप्शन है 15 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर, 23 मिलियन डॉलर या फिर 20 मिलियन डॉलर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि 15 मिलियन डॉलर जो है ट्विटर ने भारत को दान किए हैं। देखिए सब लोग मतलब दान कर रहे हैं, भारत की मदद कर रहे हैं। देखिए, तो ट्विटर ने कोविड 19 समाधान के लिए 15 बिलियन यूएस डॉलर दान दिए हैं। यह राशि 3 गैर सरकारी संगठनों की एयर एड इंडिया, सेवा इंटरनेशनल को दान दी गई। ठीक है, तो 3 गैर सरकारी संघ जो एनजीओ होते हैं उनको दान में दी गई है। ठीक है, ट्विटर की बात कर लेते हैं। तो ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी हैं। ट्विटर को 15 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया था, जबकि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक करंट का प्रश्न कराया ट्विटर का, तो अभी हाल ही में टिप जार नाम से एक प्रोग्राम ट्विटर ने ही चालू किया है। कुछ दिन पहले ही हमने आपको यह प्रश्न कभी कराया हुआ है करंट अफेयर। ठीक है, तो टिप जार किसका इनिशिएट है? तो ट्विटर का ही इनिशिएट जो है टिप जार है। बाकी एसबीआई ने भारत को 71 करोड़ रुपए मदद के लिए दिए हैं। ठीक है, और 2 कंपनियां और हैं जिन्होंने भारत को 50,000 रुपए दिए हैं मदद के लिए, जैसे कि आपका स्टार इंडिया हो गया, ठीक है, डिज्नी हो गया। इन लोगों ने 50 करोड़ रुपए जो है मदद के लिए दिए थे। इनने ही पिछली बार 25 करोड़ रुपए भी मदद के लिए दिए थे। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी, कौन कौन भारत की मदद भी कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में चेकमेट कोविड 19 पहल किसके द्वारा चालू की गई है? बीसीसीआई, आईसीसी, एआईसीएफ या फिर नन ऑफ द एबव। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि एआईसीएफ के द्वारा चेकमेट कोविड 19 पहल चालू की गई है। अभी एआईसीएफ क्या है, कौन सी फेडरेशन है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो सारी जानकारी आइए देखते हैं। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, यानी एआईसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा चेकमेट कोविड पहल शुरुआत की गई है। ये आपको याद रखना है, एआईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इस पहल के तहत विश्वनाथन आनंद और 4 अन्य ग्रैंड मास्टर कोविड 19 राहत कोष बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी मैच खेलेंगे। ठीक है, विश्वनाथन आनंद के पहले ग्रैंड मास्टर, देखिए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जो है वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। साथ ही साथ में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विश्वनाथन आनंद ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया पुस्तक का नाम है कि जो विश्वनाथन आनंद हैं इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो माइंड मास्टर नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शकूर राथे की पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखी गई है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पुस्तक परीक्षा में बिल्कुल पूछी जाएगी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। तो किसके बारे में यह पुस्तक लिखी गई है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में शकूर राथे ने अपनी पुस्तक में पूरी जानकारी दी है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार राकेश शकूर के द्वारा, मतलब शकूर राथेर के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। याद रखना है आपको शकूर राथेर का नाम। देखिए, यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। तो प्रकाशित किसने किया? स्पीकिंग टाइगर ने। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया, यानी कुल मिलाकर के कश्मीर के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस पुस्तक में कश्मीर के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जिन पर बहुत कम ही बात की जाती है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो कश्मीर के ऊपर एक किताब है, तो आपके जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शकूर राथे की किताब है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस बैंक ने ईवा नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है? एमपीपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रश्न बन सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सारी, मतलब हमने एमपीपीएससी वालों के लिए अलग से हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं डेली 12:30 बजे। ठीक है, जिसमें एमपीपीएससी प्री के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस मतलब पूरी तैयारी आपकी कराई जाती है। देखिए, ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है एचडीएफसी, ऑप्शन सी है पीएनबी या फिर ऑप्शन नंबर डी है बीओबी। तो बताइए किस बैंक ने ईवा नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि एचडीएफसी ने ईवा नाम से, ईवीए नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए,
एचडीएफसी बैंक ने ग्रामीण स्तर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सीएस यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर चैटबॉट ईवा को लॉन्च किया है। तो किस लिए लॉन्च किया गया है? ग्रामीण स्तर के जो भी उद्यमी हैं, उद्योग वाले हैं, उनको सहायता प्रदान करने के लिए। यह पहल इंडिया और भारत के बीच खाई को पाट देगी। इंडिया भारत का मतलब समझ रहे हैं? इंडिया मतलब शहरी भारत और भारत मतलब कि जो ग्रामीण भारत है। ठीक है, ग्रामीण भारत में चुनौतियों का सामना किया है क्योंकि इसमें इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है। अभी मतलब गांव में इतना इंटरनेट का पहुंच नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए जो है गांव में इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए और गांव में बैंकिंग के कार्य कराने के लिए एचडीएफसी ने ईवा को लॉन्च किया है। देखिए, एचडीएफसी चर्चा में है तो एचडीएफसी की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में एचडीएफसी का मुख्यालय। ठीक है, एचडीएफसी के एमडी और सीईओ कौन है वर्तमान? तो शशिधर जगदीशन जो है वो एचडीएफसी के सीईओ हैं। एचडीएफसी की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन भी जो महत्वपूर्ण होती है, परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड जो है वो एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है डॉक्टर अन्नपूर्णा शाह, ऑप्शन बी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी है मालवत पूर्णा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर, सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है वो अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। तो मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। इन्हें अभी हाल ही में 15वां जो है शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 2019 में ब्रिल एकेडमी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की गई अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया गया। ठीक है, तो पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, जो हमने शुरू में प्रश्न में ही आपको फोटो दिखाया है वहां पर पुस्तक का नाम भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहां पर आपका जो टुडे करंट अफेयर 12 मई की करंट अफेयर थी, महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी करंट अफेयर 12 मई की मध्य प्रदेश करंट अफेयर। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एज वॉलंटियर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिवराज सिंह के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, या फिर ए और बी दोनों के द्वारा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी ए और बी दोनों के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एज वॉलंटियर ऐप मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। चलिए इस ऐप के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एज वॉलंटियर ऐप को वर्चुअली लॉन्च किया है। अब ये क्या है, आइए देखते हैं। तो देश विदेश के डॉक्टर इस ऐप से जुड़ करके जनता को जो चिकित्सीय परामर्श होगा वो फ्री उपलब्ध कराएंगे। तो क्या करना होगा, अपने मोबाइल में जो है मध्य प्रदेश की जनता को अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो फिर क्या होगा कि देश विदेश के जितने भी डॉक्टर हैं वो आपको चिकित्सकीय सुविधा जो है कोविड-19 के बारे में इस ऐप में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, कोरोना वायरस के विरुद्ध इस लड़ाई में देश के सभी डॉक्टर अपनी इच्छा अनुसार मध्य प्रदेश में एक वॉलंटियर के रूप में सहायता करने के लिए आगे आएंगे। कोई मतलब बाध्यता नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार जो भी डॉक्टर यहाँ पर सहायता करना चाहते हैं वो इस ऐप के थ्रू आपको जो है जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऐप मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन सप्लाई आधारित अस्थायी अस्पताल किस जिले में निर्मित किया गया है? ग्वालियर, मुरैना, सागर, या फिर जबलपुर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सागर जिले में यह अस्पताल बनाया गया है। इसकी विशेषता क्या है वो भी चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन सप्लाई आधारित अस्थायी अस्पताल सागर में खोला जा रहा है, जहां पलंग तक डायरेक्ट ऑक्सीजन पाइपलाइन रहेगी। यह अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। मतलब अभी तक क्या होता था कि जो ऑक्सीजन जो है सिलेंडरों के माध्यम से दी जाती थी मरीजों को, लेकिन अब क्या होगा, सीधे आपके बेड तक जो है ऑक्सीजन की पाइपलाइन पहुंची रहेगी, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट पाइपलाइन की मदद से आपको ऑक्सीजन मिला करेगी। ठीक है, चलिए, सागर जिले के बीना में BORL के निकट जो है ये नवनिर्मित 1000 बिस्तर वाला ये अस्पताल बनाया जा रहा है। कहां पर? सागर के बीना में। ठीक है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यहां पर महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका स्टैटिक जीके का संग्राम स्टार्ट हो जाता है। स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न स्टैटिक जीके का। देखिए,
उससे पहले आज का प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज का कौन सा प्रश्न है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करने के बाद में कल की वीडियो में आपका नाम भी स्क्रीनशॉट के साथ में यहाँ पर दिखाई जाएगा। तो आज का प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसकी पुस्तक का नाम है? याद रखिएगा, इंडिया विजन 2020 किसकी पुस्तक का नाम है। एक हम आपको हिंट भी दे दें तो ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विजन 2020। ठीक है, भारत एक सपना था इनका कि 2020 का भारत किस तरह का होगा, ये इनका एक सपना था। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर, और ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और डेली ऐसी वीडियो हम लेकर के आते हैं। देखिए वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन रह गया, अभी कराते हैं, पहले आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी बता दें कि एमपीपीएससी वालों के लिए डेली हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, उसके बाद हम आपके लिए जो है मध्य प्रदेश में भारतीय राज्य व्यवस्था की हम कल ही वीडियो लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अगर एमपीपीएससी के आप एस्पिरेंट हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। साथ ही साथ में जहाँ जिस भी एग्जाम में पॉलिटी के प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी के लेवल की तैयारी कर लेंगे तो नॉर्मल जो एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल वगैरह है, जिसमें भी मतलब कि एमपी व्यापम के जो एग्जाम है, इनकी पॉलिटी और जो है कंप्यूटर वगैरह आपका अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका स्टैटिक जीके का, भारत का सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यहाँ पर भी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन भारत का सबसे लंबा संविधान संशोधन है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को सबसे लंबा संविधान संशोधन माना जाता है। क्यों? यह संविधान 1976 में हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर कर दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे लंबा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, या फिर कनिष्क? चलिए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कुछ जानकारी, तो सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट बनने से पूर्व यह मध्य प्रदेश के अवंती का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अवंती यानी उज्जैनी का जो है गवर्नर कौन हुआ करता था? तो सम्राट अशोक हुआ करता था, और यहीं पर इन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में ही करवाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बाबा आमटे, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। क्यों? आइए देख लेते हैं। देखिए, भारत के बिस्मार्क के उपनाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारत को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर भारत आपको अखंड भारत दिखाई दे रहा है तो सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, और उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, बिस्मार्क भी उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल का प्रश्न है, कल के प्रश्न का सही उत्तर है सरदार पटेल या फिर मोटेरा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले इन दो नामों से जाना जाता था, यही हमने कल आपसे पूछा था। आइए देखते हैं किस किसने जवाब दिया है। संध्या स्वामी ने जानकारी पूरी सही दी है, साक्षी द्विवेदी ने बताया है, स्टडी विद दीपू बता रहे हैं अपना, इन्होंने लिंक दी है। भाई ऐसा मत किया कीजिए, ये कोई प्रमोशन वाला चैनल नहीं है। उसके बाद हरीश बाबू ने यहाँ पर बहुत सही जानकारी दी है। उसके बाद रूपाली चौहान ने यहाँ पर बहुत सही जानकारी दी है। उसके बाद जितेंद्र भारद्वाज ने यहाँ पर बहुत अच्छा बताया है कैसे नरेंद्र मोदी नाम स्टेडियम नाम का चेंज कर दिया गया। सचिन पारासर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, कहाँ पर स्थित है ये पूरी जानकारी बताई है। देव शर्मा ने बहुत अच्छी जानकारी बताई है। उसके बाद राधेश्याम शुक्ला ने बताया कहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। उसके बाद संगीता धुर्वे ने यहाँ पर पूरी जानकारी दी है। ठीक है, उसके बाद अवंतिका शुक्ला ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। प्रशांत गुप्ता ने बताया बहुत अच्छी वीडियो है। उसके बाद में एक और देख लेते हैं, तो शैलेंद्र चौधरी ने यहाँ पर पूरी जानकारी दी है जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी प्रश्न तो हम आपसे पूछ ही चुके हैं, वीडियो के बीच में ही हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि आपको प्रश्न वीडियो के बीच में जाकर के देख लीजिएगा किस प्रश्न का आपको आज आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। साथ ही साथ में आपको बता दें एमपीपीएससी की प्रैक्टिस सेट जो है वो 12:30 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। डेली हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते हैं एमपीपीएससी वालों के लिए। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।